जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड इन पैरा 32, ये पैरा 32 में देखेंगे कहां पर हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो इस चीज को जरा पहले डिस्कस करते हैं। एक मैं एग्जांपल लूंगा, इन दोनों चीजें इस पैराग्राफ। जी, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ। On 15th April 18, we have purchased inventory on credit. Invoice price $20,000. Payment shall be made in 2 equal installments. After 2 months. After each 2 months. हर 2 मंथ के बाद आपने पेमेंट करनी है और सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और 30th June 2018 is my year end. यानी मेन रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट लाजमन दिए होंगे। अच्छा, अब हमें एक एक्सचेंज रेट वो दे रहा है 15/4/18 PKR 152 to $1, 50th June 2018 PKR 155 to $1, 30th June 2018 PKR 154 to $1, and 15th August 2018 PKR 153 to $1. ओके जी, अब इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले 15/4/18 को मेरी पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, 15th April 2018, और उस दिन आपने इन्वेंट्री बाय की थी और वो भी क्रेडिट पर $20,000 में। तो यकीनी बात है कि मेरी फंक्शनल करेंसी PKR है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा PKR में। तो पहले तो एंट्री पास करेंगे, तो इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट। और इसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? $20,000 इंटू 152। अब ये डॉलर
20 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 152 से, तो 3040, 3040 ये अमाउंट में ले रहा हूं रुपीज इन थाउजेंड्स। सारी अमाउंट जो है ये रुपीज इन थाउजेंड है। 20 इंटू 150 टू 3040। ओके, अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद चूंकि टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि पेमेंट शैल बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर ईच 2 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स, यानी इसका मतलब है कि पहली पेमेंट मैंने करनी है आफ्टर 2 मंथ 15 जून को। अब 15 जून को मैं पेमेंट कर रहा हूं, और अब जो पेमेंट कर रहा हूं वो $10,000 है। $10,000 क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है। अब जैसे कि मैं पेमेंट करूंगा तो पेएबल डेबिट कितनी अमाउंट से होंगे? ऑब्वियसली हाफ अमाउंट से। ये 3040 हाफ क्यों? क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो मैं इसको ये इस तरह लिख सकता हूं कि 3040,000 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 में डिवाइड किया तो ये 1520 की अमाउंट पेएबल में आ गई। ठीक है जी। अब ये मैंने डेबिट कर, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट तो ज्यादा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज का एक्सचेंज रेट 155 हो चुका है। तो मैं एक लाइन छोड़ते हुए कैश की एंट्री पास करूंगा। जो मैं कैश पे कर रहा हूं वो ऑब्वियसली $10,000 पे कर रहा हूं। जितनी पेमेंट कर रहा हूं उसको लूंगा ना मैं। अब मैं 20,000 तो नहीं लूंगा, मैं 10,000 लूंगा। $10,000 जो है वो मैं पे कर रहा हूँ 155 पे। तो मुझे जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो 1550 है। इसका मतलब है कि 30,000 रुपीज की पेमेंट मुझे ज्यादा करनी पड़ी, और वो जो 30,000 की पेमेंट मैं ज्यादा कर रहा हूं इसको हम नाम देंगे एक्सचेंज लॉस। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि एनी अमाउंट एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द मॉनेटरी आइटम ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम shall be charged to profit and loss। तो ये जो 30 की अमाउंट आ रही है ये मैं चार्ज करूंगा एक्सचेंज लॉस को। मैं डेबिट पहले लिख कर और इसके साथ ब्रैकेट में आपको लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये अमाउंट एक्सचेंज लॉस की मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रही है। ये क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो रही है? बिकॉज द पेएबल इज अ मॉनेटरी आइटम। और अगर ये मॉनेटरी आइटम है और इसकी सेटलमेंट हो रही है, ये मॉनेटरी आइटम है और ये उसकी सेटलमेंट हो रही है, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो सेटलमेंट हो रही है, उस वक्त तो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा मेरी लाइबिलिटी स्टिल $10,000 रहती है। अभी स्टिल मैंने $10,000 पे करना है, और अकाउंटिंग में अपनी बुक्स के पॉइंट से मैंने पे करना है 3040 में से 1520 लेस करना है, तो मैंने 1520 पे करना है। इसके साथ मैं पेएबल का लेजर बनाकर फर्दर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि लेजर तो हमारी होम करेंसी में है। और इस वक्त पेएबल की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि पेएबल जो है वो मेरा इन्वेंट्री क्रेडिट हुआ, यानी जब मैंने परचेज किया तो 3040,000 जो है वो मेरा पेएबल था, जिसके अगेंस्ट मैं पेमेंट कर चुका हूँ। अच्छा, अब जब पेमेंट की है तो बेशक पेमेंट ज्यादा की है, लेकिन पेएबल के लेजर में 1520 डेबिट हुआ है। तो 1520, तो इस वक्त जो मेरा बैलेंस आ रहा है बिफोर लास्ट ट्रांजेक्शन, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन करनी है, फिलहाल बैलेंस जो आ रहा है वो 1520। ये यहां तक की ट्रांजेक्शन का मैं बैलेंस लगा। अच्छा, उसके बाद अगली जो पेमेंट है फर्दर 2 मंथ के बाद होनी है, लेकिन हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018। इट मींस कि वो तो अगले साल फॉल करेगी। 15 अगस्त जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका होगा। तो 30 जून को मुझे इसको रीमेजर करना है। ये इससे पहले पैराग्राफ में हम पढ़ के आए कि ऑल द मॉनेटरी आइटम शेल बी रीमेजर्ड एट ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट, उसको रीमेजर करना है। अब मुझे रीमेजर करना है पेएबल को। ठीक है, अब जब पेएबल को रीमेजर करूंगा तो जरा देखिएगा, पेएबल 154 यानी एक्सचेंज रेट 154 पर आ गया। तो मेरा एक्सचेंज गेन हुआ या लॉस? ठीक है, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड किस पर की हुई है? मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है 155 पर, सॉरी 152 पर, ये देख सकते हैं।
ये मेरी लाइबिलिटी 152 पे रिकॉर्ड हुई है और इस वक्त एक्सचेंज रेट 154 पे चला गया इंक्रीज होकर। तो दिस इज एक्सचेंज लॉस, ये गेन नहीं है, ये लॉस है। आपने पिछले को नहीं देखना, ओरिजिनल को देखना है जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये 152 की अमाउंट जो है वो बढ़कर 154 हो गई। मीन मुझे फॉर ईच डॉलर 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ एक्सचेंज लॉस। और चूंकि ये एक्सचेंज लॉस भी रीमेजरमेंट के थ्रू आ रहा है और मॉनेटरी आइटम के थ्रू आ रहा है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। तो ये याद रखिए कि जितनी भी मॉनेटरी आइटम है, चाहे सॉरी, चाहे हम उसकी सेटलमेंट करें, चाहे उसको रीमेजर करें, उस वक्त जो एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा वो स्ट्रेट वे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट मैं क्रेडिट करूंगा पेएबल, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं पेमेंट नहीं कर रहा, रीमेजर कर रहा हूँ। और अब इसको ये देखिएगा कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एक्सचेंज रेट 154 हो चुका है, जबकि पहले था 152। 2 रुपीज पर डॉलर जो है वो मेरा लॉस हुआ, और मेरी लिमिट जो है वो $10,000 है। यानी इसका मतलब 20,000 का मेरा लॉस हुआ, ये 20,000 में यहाँ पर रिकग्नाइज कर दूंगा। यानी इट मींस इस अकाउंटिंग ईयर में $50, 50,000 रुपीज जो है वो मेरा एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हो चुका है इस साल। ये 30 रीपेमेंट पे और 20 रीमेजरमेंट पर, एक पेमेंट पर और एक रीमेजरमेंट पर। अच्छा, अब इससे आगे भी हम ले चलते हैं, अगला अकाउंटिंग ईयर आ जाता है। अब याद रखेगा मेरी लाइबिलिटी 1520 की नहीं रही, क्योंकि एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड होने से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। अब मेरी लाइबिलिटी 1540 हो चुकी है, ये एक्सचेंज लॉस है। अब जब मैं अगले साल अकाउंटिंग ईयर में आऊंगा तो पेएबल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा मेरी बुक में, वो याद रखेगा वो 1540 है। ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 1520 नहीं है, 1540 है, जिसको मैंने रीमेजर किया हुआ है एट एक्सचेंज रेट ऑफ 154। ओके, अब 30th 8 18 को मैं पेमेंट कर रहा हूं, और अब एक्सचेंज रेट 153 हो गया, यानी एक्सचेंज रेट कम हो गया। मुझे लाइबिलिटी तो सारी पे कर रहा हूँ ना, $10,000, इसलिए मैं पेएबल को अब पूरी अमाउंट से डेबिट कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव कि मैंने पेमेंट ज्यादा करनी है या कम। पेएबल को मैं डेबिट कर दूंगा 1540 से, ताकि ये जीरो हो जाए। लेकिन इसके केस जो मैं कैश पे कर रहा हूं, वो कितना पे कर रहा हूं, $10,000 इंटू, अब एक्सचेंज रेट है 153। इट मीन्स कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो 1530 की है। तो 10 की जो पेमेंट है, वो मेरा जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज नॉट एक्सचेंज गेन। और एक्सचेंज गेन भी कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मैंने आपके सामने एक ऐसी एग्जांपल ली जिसमें एक्सचेंज लॉस भी आ गया और गेन भी आ गया, और ये भी चीज ध्यान में रखेगा, हमने इस एक्सचेंज गेन और प्रॉफिट दोनों में ट्रांसफर किया है। दोनों से मतलब है कि दोनों अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर किया है, ठीक है, दोनों अकाउंटिंग ईयर। ये एक इस पैराग्राफ में जो कहानी लिखी हुई थी वो मैंने सारी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब दोबारा स्लाइड पे आऊंगा जी। तो ये वाला हमने अभी डिस्कस किया एक्सचेंज डिफरेंस का। पैरा 29, when a monetary item arise from foreign currency transaction and there is a change in the exchange rate between the transaction and the date of settlement, an exchange difference result। ये अभी मैंने आपको करके दिखाया, मॉनेटरी आइटम थी, ठीक है जी, और उसमें एक एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आया, किस डेट की वजह से, ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट, ठीक है। यानी फर्स्ट 15 अप्रैल को आपने बाय किया था और 15 जून को पे किया था, उसका जो डिफरेंस आया वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस
जी, जो जिस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है आपने सिंपल उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको ट्रांसफर करना है। पैरा 29 हमें सिर्फ ये गाइडलाइन दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा पैरा 30। अच्छा, इसमें अब ये एक एग्जांपल ली गई है कि मैंने पैरा 28 और 29 की। ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं। व्हाइट क्लिफ को whose year end is 31st December, ये मेरा ईयर एंड है। दिस इज नॉन एज रिपोर्टिंग डेट। बाय सम गुड्स फ्रॉम रिंका एसए ऑफ फ्रांस। ठीक है, आपने ये बाय किया ऑन 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपने कुछ गुड्स बाय की। द इनवॉइस इज यूरो 40,000 और इनवॉइस हमें मिली है यूरो में। ठीक है, एंड इज ड्यू फॉर सेटलमेंट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 30th नवंबर एंड 31st जनवरी। यानी अब ये जो 30th नवंबर की पेमेंट है ये सेम अकाउंटिंग ईयर में आएगी, सेम अकाउंटिंग ईयर। और जो आपकी 30th जनवरी की ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगी, सब्सिक्वेंट में, सब्सिक्वेंट ईयर में। अब हमें एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पर पहले तो ये डिसाइड करना है कि मेरी फॉरेन करेंसी कौन सी। ये दो चीजें लास्ट में आपको चाहिए जिस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि IS-21 अप्लाई तब होता है जब क्वेश्चन के अंदर ये इनवॉइस प्राइस जो दी है ये होम करेंसी हो ही नहीं सकती, ये होगी ही हमेशा फॉरेन करेंसी। और फिर एक्सचेंज रेट जिसमें दिया हुआ है ये मेरी फंक्शनल करेंसी होगी डॉलर्स, यानी मैंने यूरो को कन्वर्ट करना है डॉलर्स में। अच्छा, अब ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट है इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। ये थोड़ा सी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। देखिए, क्या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब ये $40,000 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। अब इसके लिए इस चीज का होना जरूरी है। मैंने कन्वर्ट किस में करना है, डॉलर्स में, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं डॉलर से और डिवाइड करता हूं यूरो से, ताकि यूरो यूरो कैंसिल होकर डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। अब एक्सचेंज रेट लेते हैं। ये 1.60 क्या है, क्या ये 1.60 डॉलर है, ये 1.60 यूरो है। जब ये इस तरह लिखा यूरो टू डॉलर, जिसका मतलब है कि ये करेंसी यूरो को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ डॉलर 1 है, 2 का वर्ड है ना। जो $2 लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि डॉलर 1 है। तो अब इट मींस कि ये यूरो 1.6 है, मैं यूरो के साथ 1.6 लिखूंगा और डॉलर के साथ 1 लिखूंगा। ये हमेशा याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि ये मल्टीप्लाई हो। अभी जो मैंने पिछले एग्जांपल आपके साथ ली वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई करेगा या खुद ब खुद डिवाइड करेगा, आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे एक्सचेंज रेट को लेकर भी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट की अमाउंट कैसे निकालनी है। अब अगर मुझे एक अमाउंट देता है कोई पर्सन कि आप 50,000 यूरो को कन्वर्ट कर दो इस एक्सचेंज रेट पर, ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरो टू डॉलर। ये यूरो टू डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल, क्योंकि मैं आई इंटेंड्स टू कन्वर्ट द यूरो इनटू डॉलर, तो मैं मल्टीप्लाई डॉलर को करूंगा और डिवाइड करूंगा यूरो से, पहला स्टेप, ताकि यूरो यूरो कैंसिल होकर डॉलर में कन्वर्ट हो जाए और ये मेरी फंक्शनल करेंसी आ जाएगी। अब आपने देखना है कि एक्सचेंज रेट जो ये दिया हुआ है ये डॉलर है या यूरो है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया 2 के साथ जो वर्ड होगा वो हमेशा ये 1 होगा, इसका मतलब ये यूरो है। तो यूरो के साथ मैंने 1.85 लिख दिया और यहाँ पर ये 1 लिख दिया, ठीक है, ये खुद ब खुद डिवाइड हो गया। अब मैं जरा एक और एक्सचेंज रेट लेता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं एक्सचेंज रेट ये ले रहा हूं यूरो टू स्टर्लिंग। मैंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया इस क्वेश्चन से हट के, यूरो टू स्टर्लिंग।
और अमाउंट आपको दी हुई है 0.78। अब आपको अमाउंट देता है वो यूरो 90,000। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन स्टर्लिंग। ये चीज मैंने कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या करूंगा जी, बिल्कुल वही प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। यूरो 90,000 लेता हूं। आई इंटेंड्स टू कन्वर्ट दिस यूरो इनटू स्टर्लिंग। तो मैं ये स्टर्लिंग करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा यूरो से, यानी ऑटोमेटिकली यूरो और यूरो कैंसिल होकर स्टर्लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी अमाउंट लिखनी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2 के साथ जो होगा ये 1 होगा, इसका मतलब स्टर्लिंग 1 है, तो स्टर्लिंग मैंने 1 कर दिया और यूरो 0.78, ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी एक्सचेंज रेट होता है जहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें फिर 1 नीचे आ जाएगा और ये अमाउंट ऊपर आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को ये मैंने 2-3 दफा इसलिए किया है, इसको आपने माइंड में रखना है, इसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन करेंसी IS-21 में कुछ भी नहीं है स्वाई इसके कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन काफी ट्रिकी हो जाती है। सो इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है और इसकी पिक्चर लेनी है, बेशक ले लें, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अपनी स्लाइड्स पे इसका सोल्यूशन भी है। तो दोबारा देखिएगा, 30 सितंबर को आप गुड्स बाय कर रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली मेरी होगी कि जो मैंने गुड्स बाय किए हैं किस डेट को, 30 सितंबर। अभी एंट्री हमने की, तो मैं 30 सितंबर को एक्सचेंज रेट माइंड में रखूंगा 1.60, और अभी मैंने डिसाइड किया कि ये डिवाइड होगा, ये पूरे क्वेश्चन में अब डिवाइड होगा। अब देखिए 30 सितंबर जर्नल एंट्री हम पास करेंगे एट अ स्पॉट रेट ऑफ 1.60 टू $1। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करें तो $40,000 को मैंने डिवाइड किया 1.60 से, कैलकुलेशन मैंने शो भी की थी। कैसे शो की थी, 40,000 और इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डॉलर में और डिवाइडेड बाय यूरो करूंगा। अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये यूरो में दिया हुआ है, इसको मैं 1.6 लिखूंगा और इसके साथ 1 कर दूंगा। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली अमाउंट $25,000 आ जाएगी। तो मैं एंट्री पास कर दूंगा परचेज डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेएबल क्रेडिट। अब ये मेरी लाइबिलिटी बुक हो चुकी है एंड दिस लाइबिलिटी इज अ मॉनेटरी आइटम। ये मेरी मॉनेटरी आइटम हो चुकी है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। अब इसके बैक में दोबारा जाता हूं, देखें अगली ट्रांजेक्शन किस डेट को है। अब मैंने पेमेंट करनी है 30 नवंबर को, ये पहली पेमेंट है 30 नवंबर को, और 30 नवंबर को एक्सचेंज रेट 1.80। ठीक है, अब इस स्लाइड पे आते हैं। जब 30 सितंबर 2018 को मैं पेमेंट करूंगा और चूंकि हाफ पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी 40,000 यूरो थी, तो मैं 20,000 यूरो जो है वो पेमेंट कर रहा हूँ। और ये तो डिसाइड हो गया, अब मैंने डिवाइड करना है, तो डिवाइड किस पे करूंगा, अब एक्सचेंज रेट 1.80 पे है, ये कैलकुलेशन शो भी की हुई है। 11,111 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पेएबल कितने बुक थे, मेरे पेएबल इससे पिछली ट्रांजेक्शन में देखे तो 25,000 थे, ये पेएबल 25,000, और चूंकि मैं 50% पेमेंट कर रहा हूँ तो 12,500 मैंने पेएबल को डेबिट किया, हाफ। लेकिन पेमेंट मैं कम कर रहा हूँ, पेमेंट मुझे करनी पड़ रही है 11,111, क्योंकि डेफिनेटली मेरी जो करेंसी है वो मुझे फेवर कर रही है। ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इन दोनों का वो एक्सचेंज गेन होगा, एंड दिस एक्सचेंज गेन 1380 विल बी क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। ये खुद ब खुद मेरा इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा मॉनेटरी आइटम के थ्रू, उसको हम प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाएंगे। अब इससे अगली ट्रांजैक्शन अब ईयर एंड आ जाएगा। अब क्योंकि उससे अगली अमाउंट जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रही, अब ईयर एंड पे जाकर मैंने इसको दोबारा रीमेजर करना है। लेकिन अब जब मैं 31 दिसंबर को रीमेजर करूंगा तो उस दिन एक्सचेंज रेट 1.90, ठीक है 1.9। तो अब मैंने जो बाकी 12,500 है इसको मैंने रीमेजर करना है। अब जब रीमेजर किया तो 20,000 को 1.90 पे डिवाइड किया तो ये मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट आ गई 10,526। लेकिन इस वक्त लाइबिलिटी मेरी कितनी है, 12,500। सो दिस इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। जितनी डिक्रीज हो रही है 1974 से, उससे मैं लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा और एक्सचेंज गेन को क्रेडिट करूंगा।
इससे पिछली जो एग्जांपल मैंने आपके सामने ली वहां पर मैंने इंक्रीज की थी लाइबिलिटी और यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो 1974 से मेरी पेएबल डेबिट हो जाएंगे और 1974 जो है अमाउंट जो है वो एक्सचेंज गेन के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी। अब इसके बाद अब अगला अकाउंटिंग ईयर आ गया। अब ये याद रखिएगा, अब मेरी लाइबिलिटी 12,500 यूरो नहीं है, डॉलर नहीं है। अब मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट 10,526 है। अब अगले साल जब मैं रीपेमेंट करूंगा 31 जनवरी को, ठीक है, अब एक्सचेंज रेट 1.85 पर आ चुका है, 1.85 पर। अच्छा, 1.85 पे कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये अमाउंट बन रही है 10,811 डॉलर, 10,811 की अमाउंट बन रही है। मेरे पास बुक्स में जो लाइबिलिटी आ रही है वो 10,526 है और मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है 10,811, क्योंकि होम करेंसी वीक हो गई, अब मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज लॉस आया और जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो मैंने डेबिट कर दिया एक्सचेंज लॉस को। अब इसकी एंट्री डेफिनेटली बनेगी ट्रेड पेएबल डेबिट 10,526 से, एक्सचेंज लॉस डेबिट 285 जो दोनों का डिफरेंस है, और कैश को मैं क्रेडिट करूंगा 10,811 से। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल और थी जिसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया। अब आइएगा पैरा 30। व्हेन अ गेन और लॉस ऑन अ मॉनेटरी आइटम is recognized in other comprehensive income, any exchange component of that gain or loss shall be recognized in other comprehensive income is the most important। इस पैराग्राफ पे अभी ये जो दो अटेम्प्ट है इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया उसने, अभी तक वो मॉनिटरी आइटम पे ही जा रहा है, नॉन मॉनिटरी पे नहीं गया। लेकिन याद रखिएगा इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर इस लाइन को दोबारा देखते हैं। वो लिख रहा है कि व्हेन अ गेन और लॉस ऑन अ नॉन मॉनिटरी आइटम is recognized in other comprehensive income, any exchange component of that revaluation that gain or loss shall be recognized in other comprehensive income। फिर आगे लिख रहे हैं conversely when a gain or loss on a non-monetary item is recognized in profit or loss, any exchange component of that gain or loss shall be recognized in profit or loss। अब जरा मैं इसको दो पैराग्राफ में लेके जाता हूँ, दो डिफरेंट एग्जांपल में। सपोज आपने एक बिल्डिंग एक्वायर की, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बिल्डिंग एक्वायर करने के। वन, बिल्डिंग इज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द बिजनेस, राइट। अगर ये यूजिंग टू द बिजनेस है ये IS 16 में फॉल करेगा, या इधर इट माइट बी पॉसिबल कि बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल पर्पसेस। अगर आपने बिल्डिंग एक्वायर किया कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर ये IS 16 में तो फॉल नहीं करेगा, ये IS 40 में आ जाएगा। अच्छा, अब IS 16 में सपोज हमने दो बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदी है जिसमें IS 16 में फॉल कर रही है, एक बिल्डिंग हमने बाई की है जो IS 40 में फॉल कर रही है। अब दोनों पे हमने फेयर वैल्यू मॉडल लिया, इसका फेयर वैल्यू मॉडल जो है उसको नाम देते हैं हम रीवैल्यूएशन मॉडल, और IS 40 में जो आप मॉडल लेते हो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, और दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि इन दोनों में आपने एसेट को लेकर आना है फेयर वैल्यू में, दोनों को फेयर वैल्यू पे लेके आना, चाहे वो रीवैल्यूएशन मॉडल में हो चाहे वो आपकी रीवैल्यूएशन मॉडल में। ठीक है, ओके। जिस वक्त मैं इसको रीवैल्यूएशन मॉडल में लेकर आता हूं तो हमने पढ़ा था अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है तो ये कहां ट्रांसफर होता है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। और फेयर वैल्यू मॉडल के थ्रू जो आप कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट यानी फेयर वैल्यू गेन कहते हैं उसको, या लॉस,
मैं इस वक्त चूंकि सरप्लस के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं तो गेन लिखूंगा, तो गेन जो है वो मेरा ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मेरा मसला हल हो गया। इस पैराग्राफ का जरा गौर से देखते हैं और इसको लिंक करने लगा हूं। When a gain or loss on non-monetary item, मैं जरा गेन की बात कर रहा हूँ। Non-monetary item, building is a non-monetary item, चाहे वो जिसमें मर्जी फॉल करे, है तो नॉन मॉनिटरी आइटम, ठीक है। और यहाँ पर गेन हो रहा है, दोनों बिल्डिंग्स में हमें गेन हो रहा है। Is recognized in other comprehensive income when a gain or loss on non-monetary item is recognized in other comprehensive income. Agreed? यहाँ पे आ गया other comprehensive income. Any exchange component of that gain or loss shall be recognized in other comprehensive income. अब मेरा मसला हल हो गया, राइट? ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि इसको क्लियर करने के लिए। अब अगर कोई नॉन मॉनिटरी आइटम है और उस पर गेन या लॉस आ रहा है और गेन और लॉस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी बिल्डिंग पर जो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो भी किसको ट्रांसफर होगा? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। मॉनिटरी आइटम का तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, मॉनिटरी का बिल्कुल क्लियर है। मॉनिटरी आइटम का किसी किस्म का कोई भी गेन आ जाए या मॉनिटरी आइटम का किसी किस्म का कोई लॉस आ जाए, वो तो जाना ही प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं तो नॉन मॉनिटरी की बात कर रहा हूँ। इससे आगे वो लिख रहे हैं व्हेन अ गेन और लॉस ऑन नॉन मॉनिटरी आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। जरा देखते हैं, ये बिल्डिंग है और इस पर गेन आ रहा है और गेन हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को। देन एनी exchange component of that gain or loss shall be recognized in profit and loss। और इसका अगर exchange gain और loss आता है तो ये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। इसमें पूरी पूरी एग्जांपल होंगी और काफी लेंथी होंगी, ये अगली क्लास में हम इन एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ये इस क्लास में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतनी सी चीज याद रखनी है, अगर ओरिजिनल उसका फेयर वैल्यू गेन जो है वो ओसीआई को जाता है तो एक्सचेंज गेन और लॉस भी ओसीआई को जाएगा। अगर उसका ओरिजिनल गेन और लॉस जो है वो फेयर वैल्यू को ट्रांसफर हो रहा है तो आप याद रखिएगा कि उसका एक्सचेंज गेन और लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस को ही ट्रांसफर होगा। ये पैरा 31 में हमें नॉन मॉनिटरी आइटम के मुतालिक उसने गाइडलाइन दी, ठीक है। अच्छा, अब ये उसी की फर्दर डिटेल है कि अदर आईएफआरएस रिक्वायर्स some gain or losses to be recognized in other comprehensive income. For example, IAS 16 requires some gain or losses arising on revaluation or on property, plant and equipment to be recognized in other comprehensive income. When such an asset is measured in foreign currency, resulting in exchange difference, that is also recognized in other comprehensive income. ये एग्जांपल ले आया बस 16 की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से, ठीक है जी। नहीं जी, अब आ जाए आखिर में डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी। किसी भी कंट्री की, किसी भी बिजनेस की फंक्शनल करेंसी को कैसे डिटरमिन किया जाता है, इसमें कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन जितनी आपके सिलेबस में है मैंने उतनी ही आपकी स्लाइड्स में ली, बाकी मैंने इसको खत्म कर दिया क्योंकि इसमें मेरे पास पूरा स्टैंडर्ड था। तो पैरा 9 हमें क्या बताता है जी? एन एंटिटी कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग इस फंक्शनल करेंसी। सपोज मैं अपने बिजनेस की फंक्शनल करेंसी को डिटरमिन करना चाहता हूं, तो इन फैक्टर्स को मुझे देखना पड़ेगा। नंबर ए, द करेंसी that mainly influences sales prices for goods and services. This will often be the currency in which the sales prices for its goods and services are denominated and settled. अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर रहे हैं और जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो आप फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री, उसकी एक भी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सेल नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एक्सटर्नल उसके जो प्राइसेस हैं वो डॉलर्स की इफेक्ट करेंगी, यानी द मेनली करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस द सेल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी ये वो प्राइसेस हैं जिसमें, वो करेंसी है जिसमें नॉर्मली हम प्राइसेस जो है गुड्स और सर्विसेज की डिनोमिनेट करते हैं और सेटल करते हैं। लेकिन अगर मेरी मार्केट ही यूएस डॉलर यूएस है तो यूएसए से जितना भी कैश जनरेट होगा वो भी डॉलर्स में होगा, मैं इनवॉइसेस में किस में दूंगा? डॉलर्स में दूंगा, ठीक है। नंबर 2,
of the country whose competitive forces and regulation mainly determine the sales prices of its goods and services। यानी ऐसा कंट्री जिसकी जो competitive forces है या regulation है वो उसकी sales price को इफेक्ट करती है। तो अब भी अगर इसी एग्जांपल को माइंड में रखते हैं तो अगर मैं सारे के सारे प्रोडक्ट यूएसए पे सेल कर रहा हूँ तो यूएसए के रेगुलेशंस और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो है वो मेरी उस प्राइसेस को प्रोडक्ट की प्राइसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर बी वो कहता है द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दिस विल ऑफन बी द करेंसी इन विच सच कॉस्ट आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड। इन शॉर्ट वो करेंसी जिसमें आप लेबर मटेरियल या अदर गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी करेंसी को उसमें डिनोमिनेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं जितनी लेबर को पेमेंट है जितनी मटेरियल की पेमेंट है या मटेरियल की प्राइसेस है वो सारी इन्फ्लुएंस होती है पीकेआर में। ठीक है। और मैं सेल कर रहा हूँ यूएस डॉलर में तो इसका मतलब सेल प्राइसेस जितनी भी है मेरी इफेक्ट हो रही है वो डॉलर से हो रही है। अब ये दोनों करेंसी को माइंड में रखिएगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ए ये कह रहा है कि जी फंक्शनल करेंसी इस एग्जांपल के तहत डॉलर है और बी ये कह रहा है कि फंक्शनल करेंसी इसके तहत हमारी पीकेआर है। ठीक है। क्योंकि मैं जितनी भी पेमेंट्स कर रहा हूँ वो पीकेआर में कर रहा हूँ और जितनी रिसीट ले रहा हूँ वो डॉलर्स में ले रहा हूँ। इतनी चीज माइंड में रखते हैं। अब फर्दर गाइडलाइन हमें पैरा 10 देता है। वो कहता है फॉलोइंग फैक्टर्स में आल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एन एंटिटीज फंक्शनल करेंसी। नंबर ए करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड। देखिए अब चूंकि हम बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं तो हम शेयर्स भी पाकिस्तान में इशू करेंगे बेशक हमारी सेलिंग मार्केट वाइड की है। अगर हमने लोन लिए हैं तो लोन भी मैं पाकिस्तान से लूंगा तो इसका मतलब ए के अंदर मुझे बता रहा है कि पी के आर शुड बी द फंक्शनल करेंसी। बी में आते हैं द करेंसी इन विच रिसीट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अब इस वक्त आप कैश जनरेट कर रहे हो डॉलर्स में लेकिन मैंने चूंकि पेमेंट्स करनी है पीकेआर में तो वो जो कैश मेरे पास डॉलर्स में आएगा क्या मैं उसको डॉलर में रिटेन करूंगा? नो मुझे उसको रिटेन करना है पीकेआर में। इसका मतलब वो जो डॉलर में मुझे रिसीट आएगी मैं उसको कन्वर्ट करूंगा पीकेआर में ताकि उसी से मैं अपने एक्सपेंसेस भी मीट कर सकूं और उसी से मैंने डिविडेंड भी पे करना है शेयर होल्डर्स को। तो लिहाजा ए भी हमें यही बता रहे हैं कि पीकेआर शेल बी द करेंसी और बी भी कह रहा है पीकेआर शेल बी करेंसी। ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा डिसीजन क्या हुआ कि आपकी फंक्शनल करेंसी जो है वो पीकेआर होगी। लेकिन इससे आगे भी गाइडलाइंस है। वो फर्दर एंड पे ये कहता है कि अगर तमाम के तमाम फैक्टर्स मिक्स हो जाते हैं और हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी फंक्शनल करेंसी है तो फिर मैनेजमेंट जो है वो जजमेंट करेगी और उसकी जजमेंट जो है वो बेस्ट जजमेंट बेसिस पर डिसाइड करेगी कि विच वन इज अ फंक्शनल करेंसी। ठीक है। ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक है। इस बातों का आपको एक छोटा सा केस बना के दे सकता है आपको जो बताएं कि इस सिनेरियो में आपकी फंक्शनल करेंसी क्या है। तो आपने ये नहीं देखना कि जिस किस मुल्क में काम कर रहे हैं जिस मुल्क में काम कर रहे हैं जी वही फंक्शनल करेंसी होगी। नो उसके अलावा भी वही फंक्शनल करेंसी हो सकती है। ठीक है। तो ये आज तो मैंने आपके सामने सिर्फ स्टैंडर्ड छोटा सा स्टैंडर्ड था वो आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एक तो क्वेश्चन भी करेंगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपने दूंगा वो हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी रीवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा रहता है उसको मैंने डिस्कस करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको इतना इजी मत समझिएगा कि ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैलकुलेशन में खास तौर पर इसलिए खास तौर पर जहाँ रीवैल्यूएशन हो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म होने को कुछ सेकंड्स रह गए अभी ड्रॉप हो जाएगा।